हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो दोस्तों, एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया था बीपीएससी के लिए, उसी प्रैक्टिस सेट से आज हम 5 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। 4 तक आपका कंप्लीट हो चुका था, जिसका वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको हमारे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देख सकते हैं। 150 प्रश्न होते हैं, इस 150 प्रश्न को हम डिस्कशन के साथ कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि बीपीएससी का एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड हो रहा है, आप लोग जाके डाउनलोड कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा कि मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मोहम्मद गजनी का जो था भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था उसका धन की प्राप्ति करना। क्या करना? धन की प्राप्ति करना। मोहम्मद गजनी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूटपाट एवं धन की प्राप्ति मात्र ही था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अत्यंत सुरीले आवाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अत्यंत सुरीले आवाज के अंदाज में कुरान पढ़ने वाला एकमात्र शासक था, वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुरान तो पढ़ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा सुरीला आवाज़ में पढ़ता था, और इसी सुरीला अंदाज के कारण उसको कुरान पढ़ने के कारण जो है वो कुरान खां कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार थे। तो दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार जो थे वो क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक थे। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगारों का स्थान वही था जो स्थान उत्तर भारत में सामंतों का था। यह जो है 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में क्षेत्रीय प्रशासकों एवं सैन्य नियंत्रकों का एक वर्ग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले चौसा युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। देवरा की युद्ध की बात करें अगर हम, तो ये हुआ था 1532 में। देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। एंड नेक्स्ट है आपका सरहिंद का युद्ध, तो ये हुआ था 1555 में। अब आपको इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहला आपका देवरा का युद्ध होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध, एंड नेक्स्ट होगा आपका कन्नौज का युद्ध, एंड नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा आपका सरहिंद का युद्ध। तो 2, 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर का दीन ए इलाही धर्म एक्केश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत की। तो अकबर की जो दीन ए इलाही धर्म एक्केश्वरवाद पर आधारित था, अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। बात करें अगर हम 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया 1582 में, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, और इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल जो था इसका प्रधान पुरोहित था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। केवल बीरबल ने ही इसको स्वीकार किया था। आंसर आपका ई हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है। तो जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके बाद स्कंदगुप्त, ये सभी के विषय में विवरण मिलता है। आंसर आपका ई हो जाएगा। और इसी अभिलेख में हमें सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का इतिहास प्राप्त होता है। इसके अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया, और अशोक के प्रांतीय गवर्नर तुषास्प ने इसकी मरम्मत करवाई। फिर रुद्रदामन के समय इसकी मरम्मत रुद्रदामन के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख ने करवाया। एंड नेक्स्ट में चंद्रगुप्त के समय में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपलित ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो आंसर आपका ई हो गया। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो देवी चंद्रगुप्तम जो रचना है वो विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। इसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। सारनाथ, कुशीनारा, बोधगया और सांची। इसमें सांची की अगर हम बात करें
तो सांची जो है एक ऐसा बहुत बौद्ध स्तूप स्थल है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सूतकांगेडोर की बात करें तो ये दांसक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? तो सिंधु नदी के किनारे आपका चन्हुद्रो हो जाएगा। चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट बच जा रहा है आपका चिनाब। चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा है। चिनाब नदी के किनारे मांडा है। प्रवरा के नज़दीक जो है वो दायमदाबाद है। प्रभा के नज़दीक दायमदाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। विकसित नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के निवासी को लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग वैदिक सभ्यता के निवासियों को लोहे की जानकारी हो चुकी थी। दो डिफरेंस हो गया। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता निवासी लेखन कला से परिचित थे और इनकी एक विशिष्ट लिपि भी थी। इसके अलावा हड़प्पा स्थल धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण भी मिलता है। दैट्स कॉल आपका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? मजरूल हक। मजरूल हक का आपने नाम सुना होगा। ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान दीघा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे? दीघा पटना में। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांति ने भाग लिया? फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष की अगर हम बात करें तो सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नाखास पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नखास पिंड का संबंध पटना बिहार से है। इस स्थान को संवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं, अगर हम सुमेलित नहीं है तो बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की है। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो ये इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट वी आर अंबेडकर की है। सभी आपका सुमेलित है, आंसर ई हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई है? तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन देखते हैं कि ये हुआ कब था। ये हुआ था आपका 2 दिसंबर 1919 को। ठीक है, रॉलेट अधिनियम की बात करें तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट अधिनियम हुआ था। जालियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एंड नेक्स्ट है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। तो अब बताइए कि इसमें से कह रहा है कि सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? तो मेरे ख्याल से सबसे अंत में घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था। हाँ, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 दिसंबर 1919 सबसे लास्ट में यही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1773 से लेकर 1785 में वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था और इसी के कार्यकाल के दौरान 1784 में जो है बंगाल में विलियम्स जोन्स के द्वारा कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण इसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। रंपाओं के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? सीताराम राजू। सीताराम राजू की अगर हम बात करें तो 1879 से लेकर 1922 के बीच
आंध्र प्रदेश में हुए रंपाओं विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेज अली। लॉर्ड वेलेज अली जो है ये प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम लागू किया था। उसने 1799 में समाचार पत्रों पर क्या किया था? सेंसरशिप नियम को लागू कर दिया था। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी? 1882 में। बाल गंगाधर तिलक को 1882 में कोल्हापुर, कहाँ पे? कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार की निंदा करने के कारण 4 माह के लिए इनको सजा हुई थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने किया था। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, आंसर ई हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? नेटिव मैरिज ये जो है 1872 में लॉर्ड नॉर्थ बुकर के समय पारित हुआ था और इस एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 से लेकर 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर है 1872 की घटना है, ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो संवाद कौमुदी के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी की रचना की। किसकी? संवाद कौमुदी की बंगाली में रचना की। और इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध कर संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था। इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 में जो है वो गैर कानूनी घोषित प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 का अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। बात करें अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों की जगह कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण भारत में अकाल, भूखमरी बढ़ गई। फिर नगरीय जनसंख्या लगभग स्थिर रही, जबकि भारतीय पूंजीपति एवं उद्योगों को हतोत्साहित किया गया, ताकि भारत एक बाजार एवं कच्चे माल के उत्पादक के रूप में ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति करे। ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद इकबाल ने। आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपका नहीं दिया है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? 1927 में। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया? 1919 का अमृतसर। मुस्लिम लीग का 12वां अधिवेशन 1919 में जो है अमृतसर में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ, और इसी अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की थी? अहमदनगर फोर्ट जेल में। अहमदनगर फोर्ट जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर 1942 से 1946 के
1946 तक अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया और इसी दौरान उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित किया गया? V.R. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत मराठी पत्रिका को प्रकाशित किया गया 1927 में। टाइम भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत का पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी 20 सितंबर, याद रखिएगा 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ किया और उन्होंने अपना अनशन 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट के बाद समाप्त किया। अगला 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में मतभेद होने के कारण जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर मतभेद होने के कारण असफल रहा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, आसफुल्ला खान थे, सुखदेव नहीं थे। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन डकैती कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी और रोशन सिंह के कारण याद किया जाता है। उनके द्वारा सरहानपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को लूट लिया गया था। वर्ष 1912 में कांग्रेस के 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष अगर हम बात करें 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष रंगनाथ सिंह मधोलकर थे। ऑप्शन नंबर ई रंगनाथ सिंह मधोलकर। निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया? तो गोपाल ने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया, जो कि पाल वंश का शासक था गोपाल, 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में। 37 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में 1909 में शुरू की गई सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो एक तो आपका संविधान की सर्वोच्चता, 2 या 2 अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 3 चीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। आपातकालीन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपातकालीन जो है वो प्रावधान संघीय नहीं बल्कि एकात्मक सरकार की विशेषता है, जबकि संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी संघीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, भारत प्रशासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था? तो इसमें से अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वंद्व शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली का आरंभ, दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, ये सभी आपका जो है इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में देखेंगे तो इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार या बलात्श्रम पर निषेध। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार का संरक्षक है, तो वो हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 3
के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। अगर किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, और इसके लिए मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को माना जाता है। तो 1 और 2 आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं है, आंसर आपका ई हो जाएगा। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान का अनुच्छेद 315 का 4 अगर हम बात करें, इसके तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या औसत्य है? संविधान भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये गलत है। आपका आंसर आपका डी ही हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मूल अधिकार का लक्ष्य है। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो इसमें से वीटो शक्ति की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने संबंधित प्रावधान की चर्चा है, जो कि अत्यंतिक निलंबनकारी एवं पॉकेट वीटो की तरह है। हालांकि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के व्याख्या एवं निषेध की प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तीनों वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाते हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा से बात करें तो 8 जाते हैं। राज्यसभा के संबंध में 80 का 1 की अगर हम बात करें उपबंध है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से कि राज्य से 225, केंद्र शासित से 8 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, सामाजिक क्षेत्रों में मनोनीत किए जाते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 6 सीटें। बिहार में लोकसभा के 40 आवंटित सीटों में से 6 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, जबकि वर्तमान में लोकसभा में कुल सीट 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर अगर आप महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है और यह प्रस्ताव सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? 1989 में। 1989 अगर हम बात करें 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था और 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के कार्यभार को कम करने के लिए पहली बार 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया, लेकिन अक्टूबर 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। तभी से भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य कर रही है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 1989। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधित उपबंध है? 10वीं अनुसूची की बात, अनुसूची नहीं, मुझे ये बात करें अगर हम दल बदल की तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ही नहीं है। तो आंसर ई हो जाएगा। दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में विषय में वर्णित है। दल बदल संबंधित कानून 5वीं अनुसूचित में है। अनुसूचित और 5वीं अनुसूची की बात करें अगर हम 5वीं अनुसूची का, तो देखिए दल बदल आपका 10वीं में हो गया, इसके लिए आंसर आपका ई हो गया। ठीक है,
अब देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। क्लियर। 7वीं अनुसूची क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची क्या कहता है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। दैट मीन्स आंसर आपका ई हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का संविधान का अनुसूची 7 के तहत वर्णित विषयों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसमें से जो है समवर्ती सूची का विषय आपका जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन है। निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं। कितनी बार इसकी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, C - 0/100 बराबर F - 32/180। अब इससे आप लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं, आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका आंसर आप निकालेंगे ना तो आ जाएगा -40 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। -40 डिग्री आंसर आएगा, ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण। प्रत्येक रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है और प्रकाश के रंग का निर्धारण इसके तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एप्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, एप्लाटॉक्सिन विषैला खाद्य पदार्थ होता है जो लीवर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। पास्कल की नियम की बात करें अगर हम, तो ये जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी पिस्टन पर लगाए गए दाब के कारण प्रथम पिस्टन में जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन इस दाब के कारण दूसरे पिस्टन में देखने को मिलता है, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर। निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है। तो भौतिक राशि, एक तो भौतिक राशि की बात करें तो दाब का पास्कल हो जाएगा, बल, भार, उत्क्षेप इसका न्यूटन किलोग्राम या फिर सेकेंड पर सेकेंड हो जाएगा, गति का मीटर पर सेकेंड होगा। तो आंसर आपका बल, भार तथा उत्क्षेप के मात्रक समान है। बल, भार और उत्क्षेप ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है। तो पारा जो होता है ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना, ऑप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक की बात करें तो हमारे वातावरण में बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प होता है। आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। जल में वायु को बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो जल में वायु का बुलबुला जो व्यवहार करता है वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है। इलेमेनाइट, इलेमेनाइट का आपने नाम सुना होगा। ये टाइटेनियम एक संक्रमण धातु है जो स्टील की तुलना में कम घना किंतु उतना ही मजबूत होता है और इसके मुख्य खनिज इल्मेनाइट तथा रूटाइल है।
63 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। सही उत्तर को आपको चुनना है इस तीनों में से। तो देखिए वर्ग 7a के सभी तत्व इलेक्ट्रॉन की बंधुता को उच्च होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट बात करें तो एक आपका सही होगा, निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। यही दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3, डी नंबर। अगला है आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एस्पार्टम। एस्पार्टम का आपने नाम सुना होगा। एस्पार्टम जो है वो सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित कृत्रिम मधुरक है। ये जो है सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है और ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थ में प्रयुक्त होता है। सैकरीन सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा तथा शरीर से अपरिवर्तन रूप में ही मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। वहीं फ्रुक्टोज को फलों का शक्कर कहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन भरपूर होता है। तो कल भी इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा विटामिन सभी पाए जाते हैं, B2, B3 हो, B6 हो, B9 हो, C हो, E हो, K हो, फिर बीटा कैरोटीन, ये सभी शामिल होते हैं। बट भरपूर स्रोत पूछा गया है तो ए हो जाएगा। ठीक है। नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो नारियल के फलों का जो फैलाव होता है वो मेसोकार्प के द्वारा होता है। नारियल का फल रेशेदार मेसोकार्प विकसित करता है, जो फल को उछाल प्रदान करता है और पानी के माध्यम से इसके फैलाव में मदद करता है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? रोग नहीं है। तो क्षय रोग जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। क्षय रोग मतलब टीबी जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, क्योंकि ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ा को प्रभावित करता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीला थोथा, जिसको हम लोग तूतिया बोलते हैं, लग जाता है, तूतिया वगैरह तार वगैरह में भी लग जाता है, इसके वजह से शॉर्ट सर्किट भी देखने को मिलता है। तो नीला तोता की बात करें तो इसके हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, COSO4। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। एप्सम लवण की बात करें तो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, MgSO4। उसके बाद बेकिंग सोडा खाने वाला होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है NaHCO3। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH। ऑप्शन 2। तो इसमें मिलान अगर हम किए तो इसमें मिलान करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 4 3 1 2, जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी। पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा या से है? तो पौधे द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसके अलावा ऑक्सीजन भी होगा और जलवाष्प भी होगा। आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो तत्व पदार्थ का मूल रूप से जिसे आगे किसी भी सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता वो तत्व कहलाता है, और तत्व आपका हो जाएगा सोना, चांदी, ETC। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो वो है आपका निक्षेपण। निक्षेपण की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अगला है 72 नंबर प्रश्न की वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पिट्यूटरी वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है और STH, ये दोनों होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है और STH है। ये क्या होता है कि बच्चों में सामान्य शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से कांच किसमें घुलनशील होता है? तो कांच घुलनशील होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है, अगर हम उत्पादक की बात करें तो उत्पादक ये जो हो जाएगा पेड़ पौधे शैवाल हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अपघटक की बात करें तो बैक्टीरिया और कवक हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें
तो प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता में आपका सांप भेड़िया हो जाएगा। तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? बाघ, तेंदुआ, बाज होगा। आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो वो जल होगा, प्रकाश, तापमान, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू आंसर आपका ई हो जाएगा, ई, क्योंकि सभी आंसर इसके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द उपचार में किया जाता है? इंफ्रारेड, ऑप्शन सी। मांसपेशी या फिर जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग रडार, मौसम पुनर्नुमान, बेतार संचार, स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि में होता है। फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है, और विटामिन के ये जो होता है टमाटर में, दूध में, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में प्रदूषित होने वाली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड पेट्रोल, कोयला के जलने से, ताप संयंत्र से, वाहनों तथा लोहा, जस्ता, लेड आदि के धातु के पिघलने से उत्पन्न होता है। इससे श्वसन संबंधित रोग, अम्ल वर्षा की घटना होती है। निम्नलिखित में इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हो जाएगा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति आदि शामिल है इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत, तो इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला, अगर हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता तो वो दादर नागर हवेली हो जाएगा। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान हैं। ये निम्न में से किस क्रम की चट्टान से संबंधित है? तो ये बिंद क्रम की चट्टान है, ऑप्शन नंबर बी। बिंद क्रम की चट्टान परतदार चट्टान है जिसका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, और बिंद क्रम गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती है, और इसी क्रम की चट्टानों के खानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा से दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो बनिहाल दर्रा जो है वो आपका लद्दाख में अवस्थित नहीं है। एक्चुअली काराकोरम जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। चांगला, जोजिला, लुंगतलाचा, खारदुला दर्रा लद्दाख में स्थित है। वहीं बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं इसमें से कौन सा युग्म गलत है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालासुबाई। उत्तरी सह्याद्री का अगर हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री, देखिए सह्याद्री जो है वो दो भागों में विभाजित है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 उत्तरी अक्षांश की रेखा जो कि गोवा से गुजरती है इन दोनों को विभाजित करती है, और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालासुबाई है। महाबलेश्वर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है, कृष्णा नदी से ये निकलती है, सुमेलित है आपका। दूसरा बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर। तो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख है जो कि ये भी सुमेलित है, और ये पुष्पगिरी दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, और यहीं से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, अब है पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम है, जबकि दूसरी सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, ये भी सही है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलती है। आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। हॉट स्पॉट्स की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स थे। जैव विविधता हॉटस्पॉट को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी उच्च प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये जो है कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है ये देहरादून में है, और पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1।
2 3 4 1 आंसर डी। निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? ये अंडमान और निकोबार में, ऑप्शन नंबर डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इथोपिया। इथोपिया की अगर हम बात करें तो इथोपिया जो है ये लाल सागर से नहीं लगती है। इसके अलावा जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र ये सभी देश लाल सागर से लगती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून का प्रकार है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून का प्रदेश है, CWG अंतर्गत आता है। रुद्रप्रयाग की नदियों का संगम अवस्थित है। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पोंग बांध परियोजना में किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये बना है ब्यास नदी पर पोंग बांध। पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान ऊपर से तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा उड़ीसा का है और तीसरा स्थान बिहार का है। ये जो आंकड़ा है सूरजमुखी के उत्पादन के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को। सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? रूस में है। कहाँ पे? रूस में। हीरे में संचित भंडार एवं उत्पादन में बोत्सवाना का विश्व में दूसरा स्थान है। हीरे का संचित भंडार सबसे अधिक रूस में है। उत्पादन में भी प्रथम स्थान रूस का ही है। वहीं हीरे का संचित भंडार दक्षिण अफ्रीका तथा चौथा स्थान है। निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? तो मोजाम्बिक और अग्लुहास जो है ये हिंद महासागरीय जलधारा है। एल नीनो और सुसीमा जलधाराएं प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आंसर ई हो गया। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टीटीकाका निम्न में से किस पठार में स्थित है? टीटीकाका बोल्विया के पठार में है। दक्षिण अमेरिका में पेरू बोल्विया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टीटीकाका है। ये झील बोल्विया पठार में स्थित है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? अररिया में है। अररिया में परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिले में है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कैमूर और रोहतास में पाई जाती है। विंध्य समूह की चट्टान दो भाग में विभाजित है, निम्न विंध्य समूह की चट्टान और ऊपरी विंध्य की चट्टान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? बॉक्साइट बिहार के रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। बॉक्साइट का भंडार बिहार के रोहतास जिले के बंजारी में मिलता है। निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो 1911 से 1921 के बीच की जनगणना के मध्य जनसंख्या जो है वो ऋणात्मक रही थी। निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तांबा उत्पादन में पेरू जो है वो अग्रणी है। पेरू चिली के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है तांबा उत्पादन में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान राष्ट्रीय आय गणना के आधार वर्ष के रूप में 2011-12 है। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी आपका सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा आवास योजना 1985 से लेके 1986 की शुरुआत होती है सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 से 90 में। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो गाडगिल पे था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 1969 से 1974 इसका समय था। निम्न में सही का चयन करें। एलके झा समिति प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, केलकर समिति करों में वृद्धि, सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, सभी आपका सुमेलित हैं।
गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो ये प्रोफेसर रेगनर नॉक्स ने किया था। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत को प्रोफेसर रेगनर नॉक्स के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार गरीबी का कारण गरीब है। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? नाबार्ड उपयुक्त में से देखते हैं, इसमें से आंसर आपका डीई हो जाएगा, क्योंकि नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र के वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर होती है। ये जो है जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया था 2006 से 7 के दौरान। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य का निर्यात। भारत में खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का समाज में कमजोर वर्ग का वितरण, खाद्यान्नों के किसान से उचित मूल्य की खरीद और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक में रखरखाव, खाद्य सुरक्षा आदि। आंसर डी हो जाएगा। बिहार में कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है? तो चावल उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला अग्रणी है। गंगा नदी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा फैलाव है? तो ये फैलाव है आपका सबसे ज़्यादा पटना में। कहाँ पे? पटना में। गंगा नदी का सबसे लंबा फैलाव पटना में है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी बिहार के कुल 445 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 110 नंबर पे। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो मधेपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में अनुपम झील स्थित है बिहार में। निम्नलिखित में से बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8406 है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो जिलों की संख्या सबसे कम की अगर हम बात करें तो भागलपुर में सबसे कम जिला है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होते हैं? मुख्यमंत्री के अलावा इसमें 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका गठन 2007 में किया गया था। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री लगा के 9 सदस्य टोटल होते हैं। बिहार विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? 1912 में बिहार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। बिहार में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र सर्चलाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर्चलाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद। निम्नलिखित में से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? तो किंग्सफोर्ड की जो हत्या की प्रयास है वो 1908 में किया गया था। 1908 में। बिहार में प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? शाहजानंद सरस्वती को माना जाता है। शाहजानंद सरस्वती को 1929 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए 119 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार भारत का स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार भारत का स्वतंत्र प्रदेश 1936 में बनता है और फिर 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में पृथक किया गया। बंगाल किराएदारी अधिनियम को बिहार द्वारा कब स्वीकारा गया था? 1885 में। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में किसान अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था, जिसका मूल्य 1793 के अस्थायी बंदोबस्त में निहित था। लड़कियों और महिलाओं के लिए महावरी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। लड़कियों और महिलाओं के महावरी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? ये पटना में खोला गया है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार में, पटना जिला में। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
उमलिंगला पर साइकिलिंग से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो सविता महतो। बिहार स्पेशल में हम इसका नाम कंटिन्यू बोले हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी निम्न में से कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो हैं वो आर वेंकटरमनी है, आर के वेंकटरमनी, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा जो है वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं, शुभ्रकांत पांडा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो जेंडर गैप में भारत का स्थान 135वां है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 146 देशों में भारत का 135वां स्थान है। पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। 127 देखिएगा कि वर्ष 2021 से 22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3%। कितना? 3%। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र था 50.77 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? शिवहर में फसल सघनता सबसे ज़्यादा थी, शिवहर में फसल सघनता सर्वाधिक थी। प्रचलित मूल्यों पर 2021 से 22 में सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, 53% सेवा क्षेत्र का हिस्सा है प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2021-22 के सकल मूल्य संवर्धन में। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो 4 प्राथमिकताओं में पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमित जलवायु पूरक कार्य सभी शामिल है, निवेश वित्त पोषण सभी शामिल है। आंसर आपका ई हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, 1 2 3 4। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 6400 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित की गई है। किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। क्योंकि आपसे प्रश्न जो है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 75 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7204 मिलियन टन जो है वो कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि है 39.7 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बरौनी रिफाइनरी जो है ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया था। 1964 में इसकी स्थापना होती है और इस रिफाइनरी के वर्तमान क्षमता 6100 MMPT है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ पे? सोनपुर में होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष सोनपुर मेला में आयोजन किया जाता है। ये मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इस मेले में हरिहर नाथ मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पाइन के नाम से दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। अब यहाँ से 10 प्रश्न आपका रीजनिंग और मैथ मिला के हैं, आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। 141 नंबर प्रश्न का आंसर बी है, 142 का आपका ए हो जाएगा, 143 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा एंड 144 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 145 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? 145 का हो गया है, 145 का हो जाएगा आपका सी।
देखिए इस प्रश्न का आंसर ना, एक मिनट, 144 नंबर प्रश्न का आंसर आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, गलत आंसर बता दी थी मैं, ए हो जाएगा 350, ठीक है। और एक इसका देख लेते हैं, 146 नंबर का हो जाएगा आपका, एक मिनट, 146 नंबर प्रश्न का भी आंसर ए हो जाएगा, और 147 नंबर प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा आपका ए, एक्स ए। 148 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, 100 हो जाए, इसका बी हो जाएगा, 148 का बी हो जाएगा। एंड 149 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 150 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये आपका 150 प्रश्न था जो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।